लेकिन बिल्कुल। योग को लेकर लोग समझते हैं जो सहज चीज है एकदम, कोई कहेंगे अरे कुछ नहीं कल कर लेंगे, हाँ, ठीक है सुबह कर लेंगे, और हाँ। वो सुबह आती ही नहीं है। अगर आप ब्रेकफास्ट खा सकते हैं, तो आप 10 मिनट का समय योगा के लिए भी निकाल सकते हैं। एक्सक्यूज़ मत ढूँढिए। ये जो छोटे-छोटे जो मैं आपको स्मॉल जो सूक्ष्म व्यायाम बता रही हूँ, जैसे शोल्डर्स को ऐसे रोटेट करने का अभ्यास या हाथ आप बैठे हैं, बैठे-बैठे ही अपने हाथ को इस तरह इन्हेल करते हुए ऊपर उठा सकते हैं और एक्सहेल करते हुए नीचे ला सकते हैं। तो इवन आज के समय में जो लोग ये कहते हैं कि हम बीपी की मेडिसिन खा रहे हैं, बीपी का तेज होना या कम होना सच में बीमारी नहीं है, पर उसको बना दिया गया है क्योंकि दवाइयाँ तो बेचनी है। नमस्कार, न्यूज स्टेशन के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। आज हमारे स्टूडियो में एक खास व्यक्तित्व आया हुआ है, खास पर्सनालिटी है जिससे हम आपको मिलवाएंगे। हमारे साथ मोना जैन सिंह जी हैं। आइए सीधा स्वागत करते हैं उनका। मोना जी, आपका स्वागत है न्यूज स्टेशन में। नमस्कार सिद्धार्थ जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका मुझे आमंत्रित करने के लिए। आई लुक फॉरवर्ड। चलिए कुछ बातें हो जाएं योगा पर। तो मोना जी का कहना है योगा पर, और मोना जी को हमने क्यों बुलाया है आप लोग सोच रहे होंगे। मोना जी को हमने इसलिए बुलाया है कि मोना जी एक खास काम कर रही हैं। खास काम, आप सोचिए, भारतीय रेलवे के तकरीबन 12 लाख एम्प्लाई हैं, और भारतीय रेलवे दुनिया की एक ऐसी रेलवे है जिसमें कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया की आबादी हर दिन ट्रेवल करती है, हर दिन चलती रहती है ट्रेन, हजारों ट्रेनें इधर से उधर चलती हैं, मालगाड़ियां चलती हैं, और इन सबको चलाने वाले लोगों पर क्या तनाव रहता होगा, ये तो सिर्फ सोचने की बात है। क्योंकि ट्रैक पर अगर आप जाएंगे तो ट्रैक मैन है, ऑफिस में आप आएंगे तो ऑफिस में लोग बैठे हुए लगातार काम कर रहे हैं। तो आखिरकार इनका जो तनाव है किस तरीके से इनकी हेल्थ को प्रभावित कर रहा है, तो इसके लिए कहीं ना कहीं एक सोल्यूशन लेके आई मोना जैन सिंह जी। तो मोना जी, ऑफिस योगा, और वो भी आपने जो है रेलवे में लोगों के बीच में लाने का काम किया, क्या कहेंगे, ऑफिस योगा है क्या? सिद्धार्थ जी, मेरा मानना है कि नॉर्मली हम लोग ऐसा सोचते हैं कि हम योग अभ्यास कर रहे हैं तो हमें उसके लिए मैट की ज़रूरत है, कुछ सामने दरी होनी चाहिए, मैट होनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि इतना जो 9 to 6 हम सब नौकरी कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, कभी तो काम का तनाव है, कभी कुछ हेल्थ कंडीशंस भी लोगों की होती हैं। तो मुझे पर्सनली ऐसा फ़ील हुआ कि ऑफ़िस में बैठे-बैठे ही क्यों ना कुछ हम अपने जॉइंट्स के लिए, अपने जो छोटे या बड़े मसल्स हैं, उनके लिए हम कुछ ऐसे सूक्ष्म व्यायाम, उनका अभ्यास सीख लें और ऑफ़िस में होने के दौरान ही हम उनका अभ्यास करते रहें, ताकि कोई ये एक्सक्यूज़ ना ढूँढ पाए कि मैम सुबह तैयार होकर निकलते हैं, किचन के बहुत सारे काम होते हैं, घर के बहुत सारे काम समेटने होते हैं, हमें तो समय ही नहीं मिलता है। तो इसकी मैं आपसे एक चीज़ साझा करना चाहूँगी कि इसकी शुरुआत का क्रेडिट मुझे नहीं जाता है। इसकी शुरुआत का क्रेडिट जाता है वेरी लॉन्ग बैक, आई थिंक सम 15-16 ईयर्स अगो। मुझे किसी ने अप्रोच किया, डीआरएम साहब हुआ करते थे दिल्ली के, तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि मैम क्या ऐसा पॉसिबल है कि आपका जो भी शेड्यूल है उसमें से आप कुछ 2-3 दिन का समय हफ्ते में निकालिए और आकर ऑफिस में हमारे लोगों को सिखाइए। तो आई थिंक मैंने भी वहीं से सीखा कि किस तरह ऑफिस में होते हुए हम अपने शरीर को चला सकते हैं, हम अपनी गर्दन को घुमा सकते हैं, हम कुछ देर के लिए बैठे-बैठे काम तो कर रहे हैं, लेकिन क्यों ना हम 30 या 40 मिनट्स के बाद थोड़ी देर के लिए उठकर खड़े हो जाएँ। तो मुझे इसमें बहुत इंटरेस्ट होना शुरू हो गया और जैसे-जैसे मेरी रुचि बढ़ी, तो मैंने एक्सप्लोर किया कि और इसमें क्या काम किया जा सकता है। तो बस इस दिशा में मैं चल पड़ी हूँ और मैं बहुत एन्जॉय कर रही हूँ। मुझे बहुत खुशी मिलती है ये काम करके। तो ये काम करके आपको खुशी मिलती है। एक एक, एक चीज हम जानना चाह रहे हैं, हमारे दर्शक सोच रहे होंगे कि जी। आखिरकार आपका योगा से क्या कनेक्शन है, जी, क्या आपने बिल्कुल। कहीं ट्रेनिंग ली है, जी, जी। या आपने शुरुआत कैसे की, और थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइए, आपका जी। अपने करियर की शुरुआत बताइए हाँ, कैसे बिल्कुल, शुरू हुई। बिल्कुल, मुझे बेहद खुशी होगी इस बारे में बात करके। मैंने एक्चुअली योग को भी एक तरह से रिवाइव ही किया है। अपने जीवन में भी मैं कहूँ तो मैंने एक तरीके से उसको पुनर्जीवित किया है। व्हेन आई वाज़ इन स्कूल में पढ़ने के दौरान मुझे बहुत शौक था कि मैं फूड, डाइट
और भगवान का दिया हुआ जो ये बहुत अद्भुत शरीर है, इसको बस मुझे फिट रखना है। ये मेरी थॉट प्रोसेस बचपन में ही थी, एज अ किड ऑल्सो मेरी बचपन में ये चीज़ें माइंड में कहीं ना कहीं फर्स्ट प्रायोरिटी हुआ करती थी। तो मैंने स्कूल के दौरान कुछ योग अभ्यास, आपने शायद आचार्य धीरेन्द्र का नाम सुना होगा, तो मैं बड़ी खुशकिस्मत हूँ कि मुझे कुछ वक्त के लिए एक वर्कशॉप हुई थी बनारस में, तो मैंने वहाँ से आचार्य धीरेन्द्र से कुछ दिन का ही योग वर्कशॉप ज्वाइन किया और सीखना शुरू किया। तो ये अलग बात है कि इतनी वो शॉर्ट कोर्स थे, और मतलब आई थिंक 8 या 10 दिन का वो प्रोग्राम रहा होगा, तो शायद बीज वहीं से पड़ा, लेकिन फिर मैं उसको बहुत कंटिन्यू नहीं कर पाई। 11th-12th में मैं बनारस में ही थी और सेंट रेंदु गर्ल्स स्कूल में मैं पढ़ रही थी, तो उस वक्त मुझे जिम्नास्टिक करने का शौक़ लग गया। तो जैसे जैसे मैंने जिम्नास्टिक में सीखना शुरू किया, मैं स्टेट लेवल तक गई भी हूँ, स्टेट लेवल तक मैंने किया हुआ है जिम्नास्टिक का प्रदर्शन, और मेडल्स वगैरह भी उस दौरान मतलब मैंने विन तो किए हैं। बहुत कुछ नहीं कर पाई क्योंकि 11th-12th के बाद फिर मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, और वहाँ पर भी कुछ खेल कूद वगैरह होते थे, तो मैं उसमें प्रदर्शन किया करती थी। तो धीरे धीरे ऐसा कुछ हुआ कि फिर ऑलमोस्ट 1995 के करीब हम लोग साउथ मूव कर गए, शिफ्ट हो गए। लेकिन फिर सडनली वन फाइन डे कुछ ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग आ गई मुंगेर। तो आप कह सकते हैं कि जमालपुर में जब हम लोग का पोस्टिंग के दौरान मोना जी, रहना। जरा ये जो आप बता रही हैं कि जी आपके जी हस्बैंड की जी पोस्टिंग, तो रेलवे में ही आपके हस्बैंड हैं, जरा उनके जी बारे में भी थोड़ा डिटेलिंग जी दीजिए, हमारे बिल्कुल। दर्शक उसको भी जानना चाहेंगे। मेरे हस्बैंड भी मेरे गुरु ही हैं, आप ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि उनके साथ जो भी मैंने जीवन बिताया है, उसमें वो जो रेलवे का फैमिली या परिवार है पूरा, उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है, हर अलग अलग पोस्टिंग्स के दौरान और हर अलग अलग शहरों में जाने के दौरान। तो हम पोस्टिंग के दौरान त्रिची, मैसूर होते हुए जब एक ऐसा दिन आया जब हमने जमालपुर की धरती पे कदम रखा, उस धरती पर कदम रखने के लिए मैं एक्चुअली नहीं तैयार हुई थी, मैं बहुत ऑनेस्टली बात करूंगी आपसे, क्योंकि मुझे लगा बैंगलोर से निकल के मैं बिहार में जाके करूंगी क्या। तो आई थिंक आई वॉज रॉन्ग। तो जमालपुर ने भी मुझे बहुत कुछ दिया। पहले मैंने वहाँ मधुबनी सीखी, उसके बाद फिर मैंने वहाँ पर योग का अभ्यास सीखा। तो जैसे ही मैं योग विद्यालय में एंटर की ना, तो मुझे वो मेरा बचपन वापस ले आई। मैं वो डे को मैं जब आज याद करती हूँ तो मुझे ध्यान आता है कि कैसे मैंने आचार्य धीरेन्द्र के साथ कुछ योग के अभ्यास सीखे और किया। तो रेलवे का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मेरे इवॉल्व होने में, मेरी ग्रोथ में, मेरे हस्बैंड का और मैं कहूँगी कि रेलवे का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, योगदान है। जो कुछ भी हूँ वो रेलवे का ही दिया हुआ है। तो मैं इस बात को इस तरह आपके सामने पेश करूँगी कि जब मैंने बिहार स्कूल ऑफ योगा में रेजिडेंशियल प्रोग्राम किया, मैंने वहाँ पूरा रहकर आश्रम का जीवन देखा, तो धीरे धीरे मुझे कुछ इस तरह इंटरेस्ट मेरा आगे बढ़ने लगा कि ऐसा लगा कि मैं सिर्फ सीखना तक सीमित ना रखूं, मैं अच्छी टीचर भी बन सकती हूँ, मैं लोगों को सिखा सकती हूँ। और इसका क्रेडिट भी मैं मेरे हस्बैंड के कलीग हुआ करते थे उनको दूंगी। जमालपुर में जब ये पढ़ाने जाते थे मेरे हस्बैंड, तो वहाँ पर एक राहुल जी करके आया करते थे, और वो बिहार स्कूल ऑफ योगा से आते थे। उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि मैम आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, आई थिंक आपको बिहार स्कूल ऑफ योगा में आना चाहिए, टीचर्स ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहिए और आपको टीचर बनना चाहिए। तो मुझे टीचिंग का पैशन बहुत ज़्यादा था। मैं 15 साल की उम्र से ही टीचिंग कर रही हूँ, मगर मैं सब्जेक्ट्स पढ़ाया करती थी। फिर जब योग के क्षेत्र में आई तो धीरे धीरे मुझे ऐसा लगा कि इसमें बहुत कुछ और आगे एक्सप्लोर करना है। तो राहुल जी को भी क्रेडिट दूंगी, क्योंकि आज आपसे जो इंटरव्यू में मैं बात कर रही हूँ, आप बहुत सारी पुरानी परतों को खोल रहे हैं और बहुत सारे पुराने पन्ने खोल रहे हैं मेरी आंखों के सामने। तो धीरे धीरे कुछ ऐसा होता चला गया कि मुझे ऐसा लगा कि अब मैंने ये सीख लिया है, तो आगे मुझे ये सीखना है कि अगर किसी भी योग आसन को सरलीकृत करना है या उसको मॉडिफाई करना है या उसका बहुत ईजियर वर्जन लाना है, तो सिर्फ किताब पढ़ने से काम नहीं चलेगा। किताब में तो मैं थियोरी पढ़ लूँगी, मुझे ये देखना पड़ेगा कि अगर सेम आसन को मैं किसी बच्चे को सिखा रही हूँ तो कैसे उसको फन वे में सिखाना है। अगर मैं किसी हम उम्र को सिखा रही हूँ तो मेरी स्ट्रेंथ के समान मैं उनको सिखा दूंगी। लेकिन अगर मैं अपने बुजुर्ग को किसी को सिखा रही हूँ, जैसे अगर मैं अपने किसी माता पिता को या 60-80 ईयर्स ओल्ड किसी को सिखा रही हूँ, तो सेम आसन के किस वेरिएशन को किस तरह बदल कर उसे ईजियर फॉर्म में ऐसे सिखाऊं कि अगर उनके वीक जॉइंट्स हैं,
उनके वीक मसल्स हैं, ज़्यादा देर कुर्सी पर नहीं बैठ सकते हैं, ज़मीन पर नहीं बैठ सकते हैं, तो किस तरह वो उस आसन का पूरा लाभ भी ले लें और उसका फ़ायदा लेते हुए वो कंटिन्यूटी बना के उस आसन को अपने जीवन का एक पार्ट बना लें। तो मैंने ग्रेजुअली सीखा है, मतलब ऐसा नहीं था कि मेरे लाइफ में एक दिन आया और मैं बिल्कुल एकदम पॉलिश्ड हो गई। मैंने अपने को ग्रेजुअली पॉलिश किया है, आप ऐसा कह सकते हैं। तो जैसे अपने भारतीय परंपरा की बात कहें जी जी, तो योग जो है कहीं ना कहीं जन जन में, या हम कह सकते हैं हमारी लाइफ स्टाइल में है। और एग्जैक्टली। खास तौर पर जब हम अपने धर्म की बात करते हैं, चाहे वो भगवान महावीर स्वामी जी हो जिस जी मुद्रा में बैठे हुए हैं, या हम कह सकते हैं भगवान बुद्ध की अगर हम बात जी, करें, तो कहीं ना कहीं योगा लोगों के दिमाग में है। लेकिन बिल्कुल। योग को लेकर लोग समझते हैं जो सहज चीज है एकदम, कोई कहेंगे अरे कुछ नहीं कल कर लेंगे, हाँ ठीक है सुबह कर लेंगे, और वो हाँ, सुबह आती ही नहीं है। बिल्कुल, वो तो कभी नहीं आता तो है। योगा को लेकर जो लोगों के जो मिथ हैं, और खास तौर पर जो ऑफिस में हाँ, आपने जो चीजें कोशिश की है कि ऑफिस में रहते रहते आप बिल्कुल, इसका इस्तेमाल करें, तो किस तरीके के लोगों के लिए ये कुछ चीजें जो आप बताना चाहती हैं वो बताएं हमारे दर्शकों को, क्योंकि बहुत सा बिल्कुल। हमारा दर्शक ऐसा है जो ऑफिस जाता है, वक्त ही नहीं मिलता है उसको, हाँ, तो उसको कैसे जो है आप बताएंगी? देखिए 2 बातें हैं। पहली बात तो ये है, उम्र कुछ भी हो, उम्र से ज़्यादा होता है मेंटल ब्लॉक। एक मानसिक सबकी कंडीशनिंग होती है और मन एक ऐसी चीज़ है, योग में हमने मन के बारे में तो बहुत ज़्यादा अध्ययन किया हुआ है। मन एक ऐसी चीज़ है कि अगर हमें कोई चीज़ नहीं करनी है, तो मन उसके हज़ार एक्सक्यूज़ ढूँढ लेता है। तो जो सवाल आपने किया है कि ये कैसे और किन लोगों और किस तरह सबको इस चीज़ में बाँधा जा सके, बात तो सही है कि अगर हमें 9 बजे ऑफ़िस निकलना है, तो इतने कुछ काम होते हैं कि शायद हम योग के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। तो अक्सर मैं लोगों से मिलती हूँ ना, तो उनसे ये सवाल करती हूँ कि आज आपने सुबह उठकर ब्रश किया? तो अक्सर लोग कहते हैं हाँ, ब्रश तो कंडीशनिंग हो गई है माइंड की, हाँ ब्रश तो करके जाएंगे ही ना स्कूल या ऑफिस। फिर मैं पूछती नहाया? हाँ नहाया। सांस ली? हाँ सांस भी ली। बिना सांस के तो जीवन ही नहीं है, सांस तो लेना ही पड़ेगा। तो प्रायोरिटी देने वाली बात है। इतना ज़्यादा हम लोग का मेंटल ब्लॉक है कि हम सोचते हैं कि ब्रश तो करना ही है, ब्रश तो करेंगे ही, ब्रेकफास्ट तो खाना ही है। तो अगर आप एक दिन ब्रेकफास्ट ना खाइए, तो एक दिन आप योगा भी मत कीजिए। ऐसा भी तो कह सकते हैं, अगर आप ब्रेकफास्ट खा सकते हैं तो आप 10 मिनट का समय योगा के लिए भी निकाल सकते हैं। एक्सक्यूज़ मत ढूंढिए। अब आते हैं ऑफिस पे, बात करते हैं। आप ऐसे मान के चलें कि जैसे ऑफिस में हम एंटर कर गए हैं और 9 बजे हमने नाम लिखा, साइन किया और अपने अपने वर्क स्टेशन पे आके हम लोग बैठ गए। उसके बाद अक्सर लोग कहते हैं कि अब वहाँ जाके तो हमें फाइलें खोलनी है, हमें काम करना है, फिर बॉस बुला लेते हैं। मेरा ये कहना है कि जैसे सिद्धार्थ जी आप बैठे हैं और मैं बैठी हूँ, तो मैं कहती हूँ चलिए 3-4 पॉइंट्स मैं बोलती हूँ। पहला पॉइंट कि अगर आप स्पाइन को ऐसे स्लाउच करके बैठे हैं, तो योग ये कहता है कि आप पहला प्रैक्टिस कीजिए, अपनी स्पाइन को स्ट्रेट कर लीजिए। ये भी तो योग साधना है। इससे आधे से ज़्यादा आपकी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। तो लेकिन ज्यादातर ऑफिस में क्या है, स्पाइन तो लोगों को मिलती नहीं है, मतलब स्पाइनलेस बोलते हैं लोग। और एक और परेशानी है कि आदत पड़ जाती है, वो पूरी पूरी पर्सनालिटी में आ जाती है। वो कहीं बात करेंगे ऐसे झुक के बात एग्जैक्टली, करेंगे, चलने में आप बैठने देखिए। में ऐसे बैठेंगे नहीं। बिल्कुल। तो ये जो चीजें हैं, जो एक बड़ा साधारण सी देखिए चीज आपने कही, हैबिट बिल्ड करनी तो ये पड़ती जैसे है। स्पाइन को आप स्ट्रेट करके बैठे, बिल्कुल। तो इससे क्या फायदा होता है? इससे ये फ़ायदा होगा, पहला फ़ायदा, बहुत फ़ायदा है। उतनी लंबी बात अगर हम करेंगे तो शायद सारे इंटरव्यू में हम सिर्फ स्पाइन के स्ट्रेट होने पर 2 घंटे बात कर सकते हैं, इतना फ़ायदा है उसका। मगर मैं 2 या 3 फ़ायदे आपको बताती हूँ। सबसे पहला फ़ायदा क्या है कि आपका लंग्स बेटर काम कर पाएगा, क्योंकि अगर आप ऐसे बैठे हैं तो आप अपने लंग्स को और आपके डायाफ्राम को उतना स्पेस दे ही नहीं रहे हैं कि वो पूरा इनहेल करे और पूरा एक्सहेल करे। कर तो रहा है मगर पूरा नहीं कर रहा है। अगर आप ऐसे बैठते हैं तो वो जो डायाफ्राम है, देखिए आप भी बैठे, अभी आपने भी करेक्ट किया, तो यदि वो डायाफ्राम के ऊपर वाला जो पार्ट है जहाँ 2 लंग्स हैं, केज बना है हमारा पूरा, तो वो पूरा खुल के काम कर पाएगा। एक तो ये बात है। दूसरा फ़ायदा क्या है? फ़ायदा अक्सर क्या होता है, ह्यूमन बीइंग की एक फितरत है, एक टेंडेंसी है कि हमको शायद ऐसे बड़ा ही किया गया है कि हम ये सोचते हैं कि 2-3 दिन हमने किसी चीज़ को किया और देखा फ़ायदा मिला या नहीं मिला, उसके बाद हम सेल्फ डिस्करेज कर लेते हैं अपने आप को। मगर आप इस बात पे थोड़ा सा और थिंक करके देखिए, फ़ायदा एक दिन में नहीं मिलेगा। फ़ायदा को अचीव करने में 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है, 10 साल भी लग सकता है। तो अगर आप स्पाइन सीधी करके बैठते हैं, मेरा डायरेक्ट इस बात से कनेक्शन मैं आपको देती हूँ।
अगर आप स्पाइन सीधी करके बैठते हैं तो शायद 2 साल लगे, मगर आपका डाइजेशन इम्प्रूव हो जाएगा, आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा। मतलब ये ये कनेक्शन प्रूव्ड है। बात है, ये प्रूव्ड बात है। और ये आजमाई हुई बातें हैं, मैंने कई लोगों के ऊपर ये आजमाया है और कई लोग ठीक भी हुए हैं। लेकिन जिन्होंने फिर डेडिकेटेड होकर ये काम किया है, वही जिन्होंने कुछ एक्सक्यूजेस ढूंढ ली कि नहीं होगा, मतलब क्या होता है ना, कई बार लोग खुद से ही बहुत सारी चीज़ें या पॉइंट्स ढूंढ लेते हैं, ये नहीं हो पाएगा, वहाँ पे मेंटल ब्लॉक हो जाता है। नहीं तो ये बड़ी बात आपने बताई कि और ये स्पाइन बहुत जो है एकदम सीधी इम्पोर्टेंट करके है। बैठना चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना कि व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी है, वो पर्सनैलिटी एक्चुअली मैं आपको अगर बताऊं तो 50% पर्सनैलिटी आपके पोस्चर पे होती है। आप यूं बैठे हैं या आप यूं बैठे हैं, इट मैटर्स अ लॉट। आप आपके दोनों लेग्स को स्ट्रेट करके बैठे हैं या ऐसा बैठे हैं या फिर आप क्रॉस करके बैठे हैं, बहुत डायरेक्ट कनेक्शन है आपकी पर्सनालिटी से। डायरेक्ट कनेक्शन है आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए या खराब करने के लिए। अच्छा, स्पाइन की बात हो गई, बिल्कुल, एक तो बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट आपने बहुत बताया। महत्वपूर्ण है ये। अब दूसरी जो है महत्वपूर्ण बात बताइए जिससे जो है हमारे बिल्कुल, दर्शक सीधा सीधा फायदा ले सकें। सीधा कनेक्ट कर सकेंगे। देखिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। जैसे मैंने कहा कि आप ऑफिस में बैठे हैं, 9 बजे आप ऑफिस पहुंचे और 6 बजे तक आपको ऑफिस में ड्यूटी देनी है। तो आप इतना तो कर सकते हैं ना कि आप बैठिए ऐसे, क्योंकि आपकी कंडीशनिंग हो चुकी है। लेकिन आप अपने से सेल्फ टॉक करिए, आई कैन सिट लाइक दैट। आप बोलिए, आप इस तरह बैठिए। पॉइंट नंबर 2, आप ऑफिस में ही बैठे बैठे ये तो कर सकते हैं कि आप अपनी उंगलियों को, मुट्ठियों को कस के भींच लें। मतलब जरा दिखाइए ये। बिल्कुल, हाँ। आपकी मुट्ठियों को आपकी उंगलियों को कस के आप भींच लें, बंद कर लें, क्लेंच करना हम इसे बोलते हैं, और धीरे धीरे उसे रिलीज कर दें। क्योंकि पूरे टाइम तो आपको 9 से 6 तक बैठ के कंप्यूटर पे कुछ काम करना है, मोबाइल चलाना है, या फिर आपके बॉस हैं उनके इंस्ट्रक्शन सुनने हैं। लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि आपके पास ये जो माइक्रो जॉइंट्स हैं, सूक्ष्म जोड़ जिसको बोलते हैं, उन जोड़ों को अगर आप ठीक रख लेंगे तो आपको बहुत बेटर ऑक्सीजन की सप्लाई मिलेगी, आप मोर हेल्दियर हो सकते हैं। ये आपके हाथ में है, देखिए हाथ में ही है ये उंगलियां। मतलब ये क्लिंचिंग करनी है आपको। क्लेंचिंग करनी। अब इम्पॉर्टेंट बात मैं बोलती हूँ, क्लेंचिंग करते समय आपको डीप इनहेल करना है, सांस को अंदर भरना है, और जब आप इसको रिलीज करते हैं ना तो आपको राहत महसूस होगी, आप सांस को बाहर निकाल दें। तो ये बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म वो हैबिट्स बिल्ड करने हैं जिनसे आप ऑफिस में बैठ के भी। और देखिए मैं फिर से बोलूँगी कि योग करने के लिए आपको समय नहीं निकालना है, दरी नहीं ढूंढनी है और एक्सक्यूज़ नहीं ढूंढना है। आप कुर्सी पर बैठकर, आप आपके बॉस के सामने बैठकर, बॉस आपसे कुछ भी नहीं कहेंगे, बॉस आपके सामने बैठे हैं, आप यूं बैठ करके उंगलियों को टेबल के नीचे, उंगलियों को आप इस तरह से टाइट करें, रिलीज करें, टाइट करें, रिलीज करें। जब आप टेबल पे, कुर्सी पे बैठ के वर्क स्टेशन पे काम कर रहे हैं, सांस लेते हुए अपने पूरे शोल्डर ब्लेड को ऐसे उठा लें, थोड़ी देर के लिए होल्ड कर लें और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएं। आपको खुद महसूस होगा, आप करके देखिए, आपको खुद महसूस होगा, आप रिवाइव फील करेंगे। तो इससे क्या फायदा होता है अगर शोल्डर ब्लेड्स को ऊपर ले गए फिर नीचे ले आए? सबसे बड़ा नुकसान तो ये हो रहा है कि जब हम टाइप कर रहे होते हैं या कंप्यूटर पे बैठ के काम कर रहे होते हैं तो हमको पता नहीं होता है, हम अवेयर नहीं होते, हमें हंच आ जाता है ऐसे, और काफ़ी सारे लोगों को यहाँ हम्प सा हो जाता है पीछे गर्दन के ठीक निचले हिस्से पे। आप लोगों को वॉक करते हुए देखिए, आपको दिखेगा। जिन लोगों ने फिजिकली अपने को बहुत फिट रखा हुआ है उनकी चाल आप देखिए, वो जब सीधे चल रहे होते हैं बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं। जिन लोगों ने कंप्यूटर पे बहुत काम किया होता है और शायद अपने को ऑब्जर्व नहीं किया होता है, वो लोग ऐसे हो जाते हैं, तो चलते समय भी उनकी चाल ये हो जाती है। तो आपके सवाल का जवाब ये है कि उससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि आप स्वतः खुद जब अपने को ये डायरेक्ट करेंगे, सेल्फ टॉक करेंगे कि मैं यूं बैठा हूँ, नाउ करेक्ट इट। आप अगर सीधा होके बैठ जाते हैं तो काफ़ी हद तक ये जो शोल्डर से रिलेटेड लोगों को सर्वाइकल और इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, माइग्रेन हो रहे हैं, या जो अपर बैक और आपका जो शोल्डर वाला जो पूरा एरिया है, इसमें कई बार लोग बोलते हैं मुझे फ्रोज़न शोल्डर है। तो ये तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है ना, ये कोई बीमारी तो है नहीं। वो चीज़ें हमने खुद क्रिएट की हैं क्योंकि हमने अपने को उतना एक्टिव करके रखा ही नहीं है। तो कोशिश ये करना है कि जितना ज़्यादा आप ब्रीदिंग का अभ्यास, आपके जो फिजिकल वर्कआउट है उसके साथ अगर आप कैमोफ्लेज कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो उससे आपको डबल फ़ायदा मिलने वाला है।
ऑफिस में बैठ के हम आराम से ये कर सकते हैं। आपने ब्रीद इन किया और ब्रीद आउट कर दिया। इसी तरह आप देखिए कुर्सी पर बैठे हैं, आप थोड़ा सा ट्विस्ट कर सकते हैं, पीछे की ओर देख सकते हैं, इसी तरह से यहाँ ट्विस्ट करते हुए पीछे की ओर देख सकते हैं। ये जो छोटे छोटे जो मैं आपको स्मॉल जो सूक्ष्म व्यायाम बता रही हूँ, ये सूक्ष्म व्यायाम ऑफिस में बैठ के जो शरीर में जो जकड़न हो जाती है, स्टिफनेस हो जाती है, या अक्सर लोगों की स्पाइन में प्रॉब्लम होती है। अक्सर लोग बोलते हैं अपर बैक पेन है, कुछ लोग बोलते हैं मिडिल बैक पेन है, कुछ लोग बोलते हैं लोअर बैक पेन है। तो ये पेन रिलीज हो जाएगा और स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। मेन फायदा ये है। अच्छा, फ्रोजन शोल्डर की जब आपने बात की, बड़ी कॉमन चीज होती बहुत चली जा common रही है, चीज और है। जो भी 40 के ऊपर जाते हैं लोग, उनके नहीं, साथ 30 प्लस पे हो रहा है 30 पे लोगों भी को शुरू हो ये, गया। बिल्कुल। तो 30 पे शुरू हो गया है। हाँ, तो बिल्कुल अब मान लिया किसी को फ्रोजन शोल्डर डायग्नोज हो गया, बिल्कुल तो उसमें भी योगा काम करेगा? बिल्कुल काम करेगा। अगर मान लीजिए कि किसी को फ्रोजन शोल्डर है और उनको पता चल रहा है कि सीवियर पेन है, तो योग ये कहता है कि अगर आपको सीवियर पेन है और आप तकलीफ में हैं, उस समय आपको योग नहीं करना है। उस समय आपको कुछ और भी नहीं करना है। ना ही आप जाकर के जुम्बा कर सकते हैं, ना ही आप जाकर के जिम की एक्सरसाइज कर सकते हैं, ना वेट लिफ्टिंग कर सकते हैं। तो योगा भी सेम है। योगा भी यही कहता है कि उस समय आप रेस्ट लीजिए। किसी भी इंजरी के समय, किसी भी प्रॉब्लम के समय में सबसे बड़ी मेडिसिन क्या है? रेस्ट। रिलैक्स होना। रेस्ट यानी आपको अगर बेड पर रेस्ट करना है, आप पूरा कंप्लीट रेस्ट कर लें, लेकिन उसकी एक लिमिट होती है। जैसे आपने संस्कृत में पढ़ा है, अति सर्वत्र वर्जयेत। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप रेस्ट भी कर रहे हैं और अगर एक लिमिट के बाहर अगर आप रेस्ट कर रहे हैं, तो वो फ़ायदा नहीं करेगा, वो नुकसान करेगा। फिर वो आपकी बॉडी और ज़्यादा स्टिफ होती चली जाएगी। तो फ्रोज़न शोल्डर की जहाँ तक आपने बात उठाई है, तो मैं ये बोलूँगी कि जिस वक्त आपको सिवियर पेन है, उस समय आपको नहीं करना है, पर आप अपने बॉडी की कॉल को लिसन करिए। बॉडी जो है पूरे यूनिवर्स का सबसे बेहतरीन और अद्भुत मशीन हमारा शरीर है। अब वो आप कहें गॉड गिफ्टेड है, अगर आप गॉड को मानते हैं, या ये कहें प्रकृति की देन है, या हमारे माँ बाप की देन है, आप इसको जिस भी रूप में लें। मेन तात्पर्य इन सारी बातों का ये है कि उस शरीर को अच्छे से रखना किसी और का काम नहीं है, हमारा काम है। तो अगर आपको बहुत सीवियर पेन है तो आपको रेस्ट करना है, लेकिन बॉडी की कॉल को सुनिए। बॉडी आपको बताती है कि अब वो पेन कम हो गया है। तो जब आप ये फील कर लें कि वो पेन कम हो गया है, उस समय आपको कुछ अभ्यास शुरू कर देने हैं। जैसे शोल्डर्स को ऐसे रोटेट करने का अभ्यास, या हाथ आप बैठे हैं, बैठे बैठे ही अपने हाथ को इस तरह इनहेल करते हुए ऊपर उठा सकते हैं और एक्सहेल करते हुए नीचे ला सकते हैं। एग्जैक्टली उसी तरह से दूसरे हाथ को ऊपर उठाया, इनहेल कर लिया और नीचे लाते समय एक्सहेल कर दिया। तो मुश्किलें आने ही मत दीजिए। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन लाइक आपको कोई परेशानी आने वाली है, उसके पहले ही आप कुछ उस तरह के माइक्रो या सूक्ष्म व्यायाम करते रहें जिससे आपको फ्रोजन शोल्डर आए ही ना। आएगा नहीं। हमको इसलिए ये सोचने की ज़रूरत है कि फ्रोजन शोल्डर होता क्यों है, आप बताएं। सीधी सी बात है, जो मूवमेंट आपको होना हाँ। चाहिए कंधे में या हाथ का, बिल्कुल। वो आप मूवमेंट नहीं करते नहीं हैं। कर रहे तो वो हैं। पूरा मूवमेंट नहीं होगा तो हाथ भी भूल जाता है बिल्कुल। कि वो उधर जाना है या नहीं जाना अच्छा, है। आप stiffness मुझे आ एक जाती बात है। बताएं, जैसे हमारे पास एक कार है, या मान लीजिए आप बुलेट चलाते हो। अब उसको यदि आपको मान लीजिए यूएस के दौरे पे आप चले गए और आपने 2 या 3 साल तक आपकी कार खड़ी हुई है, गैराज में खड़ी है, आपके बेसमेंट में खड़ी है। 3 साल बाद जब आप यूएस से लौट के आते हैं, तो क्या कार आपको उसी कंडीशन में मिलेगी जो 3 साल पहले आप छोड़ के गए थे? मेरा मानना है नहीं मिलेगी। आप सबसे पहले उसको सर्विस स्टेशन ले जाएंगे, आप उसकी ओवरहॉलिंग कराएंगे, सर्विसिंग कराएंगे। मैं ये कह रही हूँ कि आप अपने शरीर को वैसी मशीन समझना शुरू कर दें कि अगर आप यूज़ करेंगे तो जंग नहीं लगेगी, अगर आप यूज़ नहीं करेंगे तो बहुत बुरी वाली जंग लग जाएगी, और वही लग रही है सबको। तो उस जंग का नाम क्या है? फ्रोजन शोल्डर, बैक पेन, कॉन्स्टिपेशन। अब सुनिए, जिनको बैक पेन होता है उनको 101% कॉन्स्टिपेशन होता है। दोनों चीजें कोरिलेटेड है। दोनों चीज़ें कोरिलेटेड है। उसमें तीसरी चीज़ मेंटल स्ट्रेस। अगर आपको मेंटल स्ट्रेस है तो आपको कॉन्स्टिपेशन होगा और आपको बैक पेन होगा। तो ये चीज़ें लोगों को समझनी पड़ेंगी कि ये बीमारियां नहीं हैं, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। इसलिए ऑफिस योगा करना ज़रूरी है। अच्छा, एक और चीज, ऑफिस में जो आमतौर पर होता है तनाव, बॉस जो है गड़बड़ मिल गया, बिल्कुल। साथी लोग जो है कनिंग मिल गए, होता ही है अमूमन, वो तो और एक लाइफ दूसरे का जो है पॉलिटिक्स चल रही पॉलिटिक्स है, होती है। तो इस तरीके की चीजों से बहुत लोग तनाव में आ जाते हैं। बिल्कुल। और कई बार जो है
बड़ी अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो बिल्कुल। जाती है। और वो तो तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो कंट्रोल में है नहीं आपके, तो इसको जो है कैसे, इसके लिए भी योगा में कोई निदान है? बहुत कुछ है। पहली चीज तो ये है कि क्या होता है, दो तरह के लोग हैं। कुछ लोग होते हैं कि योग के बारे में कहूँगी मैं, लेकिन ये एक्चुअली हम किस तरह अपब्रिंग हुए हैं इस पर भी बहुत बड़ा इसका रोल है। कुछ लोग कुछ इस तरह अपब्रिंग हुए हैं कि वो हर चीज़ों को थोड़ा लाइटली ले लेते हैं, आराम से ले लेते हैं, गो विद द फ्लो, आराम से चल रहे हैं, ठीक है, आई गई हो गई बात हो गई, वो लाइफ थोड़ा बेहतर तरीके से सुकून से जी लेते हैं। कुछ लोग हर चीज़ से पैनिक हो जाते हैं, एंग्जाइटी हो जाती है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि पहले कैटेगरी वाले को योग नहीं करना चाहिए, दूसरी कैटेगरी वाले को योग करना चाहिए। मैं ये कहूँगी कि योग करने के लिए आप समय ना निकालें, योग को अपने जीवन में ढर्रे पे एक लाइफस्टाइल की तरह ढाल लें। अब रही बात कि आपने जो प्रश्न किया कि इसके लिए योग में क्या है, अगर हमें तनाव हो रहा है तो दो तरह के लोग होते हैं। इस बात को भी अगर हम साइड हटा देते हैं तो योग ये कहता है कि अगर आपको तनाव हो रहा है तो आप जिन लोगों ने आपको तनाव दिया है आप उनके साथ ही जीवन बिता रहे हैं, घर में या ऑफिस के फील्ड में, उनको अपने से दूर तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आप कैसे बेटर डील करेंगे ये कला सीख लीजिए। तो योग में है ये कला। या तो आप मौन धारण कर लें, क्योंकि योग, हम लोग जैसे योग के आश्रम में रहे हैं तो मैं आपको बताती हूँ कि शाम के 6 बजे के बाद वहाँ हमारे सभी आचार्य और गुरु जी का ये निर्देश होता था कि 6 o'clock के बाद कोई मुंह से एक शब्द नहीं निकालेगा। बहुत बाद में जब मैं खुद इवॉल्व हुई तो मुझे समझ में आया कि उसकी सार्थकता क्या थी। आप एकदम मौन हो जाएं और बाद में विचार करें कि उस जगह बोलने की ज़रूरत तो थी ही नहीं जब बॉस ने मुझे डांटा, उस जगह मुझे रिएक्ट करने की तो ज़रूरत ही नहीं थी जहां मेरे कलीग ने मेरे ऊपर कोई आक्षेप लगाए थे। तो उस जगह बेटर है आप साइलेंट हो जाएं। तो ये योग में लिखा हुआ है, योग में ऐसा बताया गया है कि आप बिल्कुल मौन धारण कर लें। कभी कभी सिद्धार्थ जी ऐसा भी होता है, मौन धारण करने से भी बात बहुत आगे बढ़ जाती है, क्योंकि मौन का मतलब भी कई बार स्वीकृति होती है। कई बार लोग सोचते हैं कि आप दूसरे पार्टी को आप फेवर कर रहे हैं, तो उन चीज़ों पे हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। पर मैं ये कहूँगी, योग ये कहता है या तो आप मौन धारण कर लें, अब वो भी नहीं कर सकते तो आप एक आराम से कुर्सी पर बैठ जाएं, सिर्फ अपनी सांसों को गिन लें। ये तो हम कर सकते हैं, ये तो हम कर सकते हैं। आप बैठ जाएं और एक बार सोचें कि सांस जब अंदर भर रहे हैं तो क्या वो 3 की गिनती में अंदर जा रही है, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं तो ऑब्वियसली सांस 10 की गिनती तक अंदर नहीं जाएगी, बहुत जल्दी अंदर जाएगी, बहुत जल्दी बाहर आएगी। जैसे एग्जाम्पल देती हूँ, इतनी भी नहीं जाएगी, जितनी लंबी मैंने सांस ली इतनी भी नहीं जाएगी, शायद 2 सेकंड के लिए अंदर जाएगी और 2 सेकंड में बाहर आएगी। तो सोचिए हार्ट पे कितना लोड पड़ता होगा, सोचिए ब्लड प्रेशर कितना ज़्यादा बढ़ जाता होगा। तो इवन आज के समय में जो लोग ये कहते हैं कि हम बीपी की मेडिसिन खा रहे हैं, बीपी का तेज़ होना या कम होना सच में बीमारी नहीं है, पर उसको बना दिया गया है क्योंकि दवाइयाँ तो बेचनी हैं, डॉक्टर्स को बहुत सारे पेशेंट्स और रिकॉर्ड्स तो चाहिए ही। तो मैं उन पे आक्षेप नहीं लगाऊंगी, बस मैं ये कहूँगी कि आप वो भी करते रहें। अगर आपको मेडिसिन लेनी पड़ रही है आप लीजिए, मगर कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस तो आप अपनी लाइफ में कर सकते हैं ना। लाइफस्टाइल तो आप बदल ही सकते हैं, क्योंकि और लेकिन बीपी को लेकर हमारे दर्शक इस बात को समझ लें कि अगर आपकी बीपी की दवा चल रही है तो डॉक्टर से बगैर पूछे आप ना उसे कम करें, ना ज्यादा करें, ना रोकें। बड़ी सीधी सी बात है। बिल्कुल। और योगा करते रहें। योगा का कोई रहें। साइड इफेक्ट नहीं है योगा का ना? साइड इफेक्ट नहीं है योगा का बिल्कुल भी। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगी कि आप जब भी योग की शुरुआत करें, आप स्वयं ना करें। आप जब भी योग की शुरुआत करें, जब भी वो शुभ दिन आपके जीवन में आए कि भाई मुझे योग करना है, तो सबसे पहले किसी अच्छे गुरु के निर्देशन में ही वो काम करें। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि लोग समझते हैं कि आजकल एजुकेट होने के लिए यूट्यूब है, तो मैं मान रही हूँ यूट्यूब पर बहुत अच्छी जानकारियाँ भी हैं और इतना अच्छा काम लोग कर रहे हैं। आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आप इतने लोगों के साथ मिल के काम कर रहे हैं। बस ये बात मैं कहना चाहूँगी कि इस बात को ज़रूरी है समझना कि हर यूट्यूब पे दी हुई जानकारी, योग के बारे में मैं बात कर रही हूँ, बाकी चीज़ें आप हटा दें, अभी सभी चीज़ें ग्राह्य नहीं हैं। हर चीज़ को हम फॉलो कर लें ये सच्चाई नहीं है जीवन की। सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अच्छे गुरु की तलाश करें, और अगर वो भी आप नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं तो
आप याद करें, आप जब बच्चे थे तो आपने बहुत सारी ऐसी कुछ चीज़ें की होंगी जो योग में ही आती हैं, जैसे खुलकर हंसना, क्या वो योग नहीं है? वो योग है। या फिर आप स्कूल जाया करते थे, आप अपने पुराने दिनों को याद करिए, आप स्कूल जाते थे तो आप नहीं ढूंढते थे ना कि मुझे बस भी चाहिए, मुझे कार भी होनी चाहिए, आप पैदल चलते थे। आप पैदल चलना शुरू कर दीजिए, आप अपने को एक्टिव कीजिए। सबसे बड़ा जो कारण है, लोग कम चल रहे हैं, लोग घरों में खाना ऑर्डर करके मंगा ले रहे हैं, लोग घर में काम नहीं कर रहे हैं। तो जैसे भगवत गीता में देखिए कई सारे चैप्टर्स हैं ना, उसमें लिखा हुआ है कर्म योग। तो आज की आबादी में काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता है कर्म योग क्या होता है। आप घर के सारे काम खुद करना शुरू कर दीजिए। तो थोड़ा सा समय निकालना पड़ेगा, थोड़ा धैर्य और बढ़ाना पड़ेगा, और इस बात के लिए मेंटल ब्लॉक को पहले हटाना पड़ेगा कि योग करने के लिए हमें जगह चाहिए, हमें योग की मैट चाहिए। आप कुर्सी पर बैठकर खड़े होकर भी योग कर सकते हैं। आप खड़े हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, खड़े खड़े ही आप हील्स को एक बार उठाना, टोस के ऊपर खड़े होना, हील्स के ऊपर खड़े होना, ये भी योग है। तो ये सारी छोटी छोटी वो साधनाएं हैं जिनको अगर आप करेंगे तो शायद वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, जिसके बड़े बड़े नाम हैं ना, जैसे हम कहते हैं ब्लड प्रेशर हो गया, थायराइड हो गया, थायराइड भी कोई बीमारी नहीं है। मगर आपने बिल्कुल सही कहा दर्शकों से कि अगर आप थायराइड की मेडिसिन ले रहे हैं तो आप लेते रहें, बिल्कुल लेते रहें, और आप साथ में योग भी करें। अगर आप प्राकृतिक तरीकों से, अल्टरनेटिव जो थेरेपीज़ होती हैं उनकी मदद से अगर आपके थायराइड को आप कंट्रोल कर पा रहे हैं, ब्लड प्रेशर को आप कंट्रोल कर पा रहे हैं, उसके बाद फिर जाएं डॉक्टर के पास फॉलो अप करने के लिए, और तब उनसे पूछें कि क्या इन डोजेस को हम कम कर सकते हैं। खुद ना करें, क्योंकि आपने सुना होगा मेडिसिन को टेपर किया जाता है, धीरे धीरे कम किया जाता है। तो ये मेरा मानना है। मोना जी ने कई ऐसी चीज़ें बताई जो आमतौर पर लोग फेस करते हैं। और बिल्कुल। एक और बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा अपने दर्शकों से, जैसा मोना जी कह रही हैं कि गुरु चाहिए, बोलते हैं ना गुरु बिन मिले न ज्ञान। बिल्कुल। कोई भी नई चीज़ आप शुरुआत करते हैं तो गुरु चाहिए। मोना जी आपका ढेर सारा धन्यवाद निजी बहुत स्टेशन बहुत के स्टूडियो में आभार आने के लिए। आपका भी, बिल्कुल बहुत सारा आभार, और मुझे यहाँ आकर बेहद खुशी हुई है। मकसद भी वही है, आप भी एक बहुत अच्छा मकसद लेके चल रहे हैं। मेरा मकसद भी ये है कि जब जहाँ जिनसे भी मेरा सामना हो और हम मिलें, एटलीस्ट कुछ चीज़ें हम उनसे शेयर करें और उनको इस बात के लिए एनकरेज करें, प्रोत्साहित करें या मोटिवेट करें कि आप कहते हैं ना कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। लाइक आप थोड़ा सा कुछ भी कर सकते हो तो अपने शरीर के लिए कीजिए। एक मैसेज भी है मेरा सभी के लिए कि आप ये मान के चलें कि आपको प्रकृति ने या भगवान ने एक ऐसा अद्भुत मशीन दिया हुआ है, बहुत ब्लेस्ड शरीर है हमारा। उस शरीर की देखभाल करना, उस शरीर की रक्षा करना और उस शरीर को चलायमान बनाए रखना, योग में ये शब्द का इस्तेमाल बहुत किया गया है। उस शरीर को सजीव रखने के लिए, चलायमान बनाए रखने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो बस मेहनत करते रहें, खुद को सेल्फ मोटिवेट करते रहें, खुद सेल्फ इंस्पायर होते रहें। मेरे जीवन का मोटो भी यही है। तो मोना जी ने बड़ी कमाल की चीज़ें बताई, क्योंकि होता ये है जब ऑफिस में तमाम लोग जाते हैं तो हर तरीके का तनाव, बिल्कुल। बॉस की प्रॉब्लम, दोस्तों की पॉलिटिक्स, आसपास का माहौल, तो लोगों को लगता है कि अरे अब कैसे इससे निकला जाए, इस जंजाल से कैसे निकला जाए। लेकिन होता क्या है, पूरी ज़िंदगी बीत जाती है, तरह तरह की बीमारियां लेकर लोग घर जाते हैं। तो मोना जी ने जो शुरू किया, एक सबसे बड़ी बात है कि शुरुआत जो की, और ख़ास तौर पर रेलवे के अलग अलग डिपार्टमेंट्स इसका फ़ायदा भी ले रहे हैं, और जहाँ पर लोगों को लग रहा है इससे फ़ायदा हो रहा है वहाँ इनको बुलाया भी जा रहा है। और एक और चीज़ अपने दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा, योग भगाए रोग बार बार कहा जाता है, और वाकई कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बिल्कुल। यानी किसी चीज़ को आप पहले बीमारी ले लें और उसके बाद उसका इलाज कराते घूमें, इससे बढ़िया है वो बीमारी हो ही नहीं। तो उसके लिए भारत की जो प्राचीन परंपरा है वो योग है। तो बिल्कुल। योग को लोगों को अपनाना चाहिए, और यही संदेश मोना जी दे रही हैं। तो देखते रहिए न्यूज स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।